हाँ, शौक होते ही अजीब हैं, नुमानी ने कहा और इस बार रॉबिन हंस पड़ा। मिस्टर रॉबिन, नुमानी साहब मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, खावर ने कहा तो रॉबिन बेख्तियार चौंक पड़ा। मुआवजा किस बात का? रॉबिन ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। मिस्टर रॉबिन, मैं वैसे बेहद शरीफ आदमी हूँ और माशरे में मेरी बड़ी इज्जत है। ये फिल्में कलेक्ट करना सिर्फ मेरी हॉबी है और इन फिल्मों के कलेक्शन के लिए मैंने ऐसे आदमी रखे हुए हैं जो मुझे ऐसी फिल्में सप्लाई करते हैं और मुआवजा ले जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा चक्कर चलाया हुआ है कि उन लोगों को भी ये मालूम नहीं होता कि ये फिल्में कौन हासिल करता है, क्योंकि बहरहाल ये फिल्में इंतहाई मायूब होती है। अब मसला ये है कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता और मेरा जाती ख्याल है कि उन लोगों को ये भी मालूम ना होगा कि ये फिल्में कौन बनाता होगा, बस उन्हें इसी अंदाज में मिल जाती होंगी। मिस्टर खावर मेरे राजदार दोस्त हैं, मैंने इनसे बात की तो इन्होंने आपका जिक्र किया और हम दोनों आपके पास आ गए। आप अगर हमें किसी ऐसे आदमी के बारे में बता दे जो बस मकामी तौर पर फिल्में तैयार करता हो या कराता हो तो आपको मुआवजा मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, नुमानी ने कहा। लेकिन मिस्टर नुमानी, आपको ये भी तो इल्म होगा कि ये इंतहाई खुफिया कारोबार है, इसलिए ऐसे लोग हर लिहाज से अपने आप को खुफिया रखते हैं और उनके राब्ते लामहल्ला ऐसे खतरनाक मुजरिमों से भी होते हैं कि अगर उन्हें जरा सा भी शुबा हो जाए तो ये सब कुछ करने पर उतर आते हैं। और खास तौर पर ऐसे लोग जो मकामी लड़कियां इस्तेमाल करते हैं वो तो खुद भी बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, क्योंकि आम कारोबारी आदमी इस अंदाज की फिल्में नहीं बनाते। इंतहाई ऊंचे दर्जे के मुजरिम ऐसी फिल्में बनाने का रिस्क लेते हैं क्योंकि इसमें अय्याशी भी होती है और बेपनाह दौलत भी। आप तो खुद ऐसी फिल्मों के कलेक्टर हैं, आपको तो खुद मालूम होगा कि ऐसी फिल्में जो एक्रीम या यूरोप से आती हैं उनकी निस्बत ये फिल्में लाखों नहीं तो हजारों गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त होती हैं। फिर जब उनके लाखों प्रिंट फरोख्त होते होंगे तो कितनी दौलत इकट्ठी हो जाती होगी। रॉबिन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा मिस्टर रॉबिन, आपका नाम कभी भी और किसी भी तरह सामने नहीं आएगा, नुमानी ने कहा। मिस्टर खावर, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, क्या आप मुझे हलफ दे सकते हैं? रॉबिन ने कहा। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मालूमात दुरुस्त हों, खावर ने कहा और उसके साथ ही उसने बाकायदा हलफ दे दिया। मैं इसके बारे में सिर्फ 1 लाख रुपए लूंगा, सिर्फ 1 लाख रुपए, रॉबिन ने कहा। मिल जाएंगे, वादा रहा, नुमानी ने कहा और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से बड़ी नोटों की एक गड्डी निकालकर अपने सामने रख ली। मैं बराह रास्त ऐसे लोगों को तो नहीं जानता, अलबत्ता एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम सैफ खान है। वो राजा बाजार में वाक़ ग्रैंड होटल का मालिक है, खुद भी बहुत बड़ा गैंगस्टर और जराइम पेशा आदमी है। उसका ताल्लुक बहरहाल उन लोगों से है जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, रॉबिन ने कहा। आपको कैसे मालूम हुआ? नुमानी ने पूछा। आपको मालूम है कि राजा बाजार यहाँ से करीब है। सैफ खान इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है और क्लॉथ मार्केट की दुकानों के साथ साथ मेरे होटल से भी वो बाकायदा तावान वसूल करता है, वरना उसके आदमी 1 मिनट में पूरी दुकान को आग लगाने पर गुरेज नहीं करते और पुलिस और हुक्काम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए सब खामोशी से उसे तावान देते रहते हैं और कोई भी मुंह से आवाज निकालने की जरूरत नहीं करता। मैं भी उसे 1 लाख रुपए माहाना अदा करता हूँ क्योंकि मेरा होटल बिजनेस काफी चलता है, इसलिए आपसे मैंने 1 लाख रुपया तलब किया है। मैं समझूंगा कि 1 माह का तावान मैंने बचा लिया है। ये तावान मैं खुद जाकर उसे दे आता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके मुसल्ला गुंडे मेरे होटल में आए, क्योंकि मेरे होटल में दूर दूर से कारोबारी लोग आते हैं और ये कारोबारी लोग उन गुंडों से डरते हैं। इसलिए अगर मुसल्ला गुंडों की यहाँ आमदोरफ्त शुरू हो जाए तो मेरा कारोबार तबाह हो सकता है। इसलिए मैं खुद हर माह 5 तारीख को ग्रैंड होटल जाकर सैफ खान को रकम दे आता हूँ। क्योंकि गुज़िश्ता 8-10 सालों से ये सिलसिला जारी है, इसलिए सैफ खान के आदमी मुझसे काफी बेतकल्लुफ हो चुके हैं। एक बार सैफ खान मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे उसका इंतजार करना पड़ा और फिर मेरे पूछने पर उसके एक खास आदमी ने मुझे बड़े राजदाराना लहजे में बताया कि सैफ खान के पास इस बार इंतहाई खूबसूरत माल आया है, इसलिए वो खुद अड्डे पर गया है। माल के बारे में पूछने पर उसने बताया कि सैफ खान ऐसी लड़कियों का धंधा करता है जो मुल्क के दूर दराज इलाकों से अगवा करके लाई जाती हैं और सैफ खान उन्हें उन लोगों के पास फरोख्त करता है जो उन पर उड़िया फिल्में बनाते हैं। लेकिन चूंकि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी ना थी, इसलिए मैंने मजीद कोई बात ना की और फिर काफी देर तक इंतजार करने के बाद मैं उसके आदमी को तावान देकर वापस आ गया। अगले माह मैं गया तो मैंने वैसे ही सैफ खान से इस बारे में पूछा तो सैफ खान ने मुझे कहा कि आइंदा ये बात मेरे मुंह से निकली तो मेरी लाश भी किसी को न मिलेगी, जिस पर मैं खौफजदा हो गया और वापस आ गया। लेकिन उसके रवैये से मैं समझ गया कि उसके आदमी ने दुरुस्त बताया है। रॉबिन ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा, ओके, ये ले 1 लाख रुपए और अब इस बात को भूल जाए, नुमानी ने कहा। तो रॉबिन ने जल्दी से नोटों की गड्डी उठाकर मेज की दराज में रख ली। आप भी प्लीज ख्याल रखें, लेकिन एक बात बता दूं कि सैफ खान बहुत बड़ा गुंडा है, इसलिए आप किसी बड़े गुंडे के मारिफती उससे बात करें, रॉबिन ने कहा। हाँ, ऐसा ही करेंगे, ओके अब इजाजत, नुमानी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। खावर ने भी उठकर रॉबिन का शुक्रिया अदा किया और फिर उससे मुसाफा करके वो दोनों उसके ऑफिस से बाहर आ गए। मेरा ख्याल है कि रॉबिन ने हमें चक्कर दिया है, अचानक खावर ने कहा तो नुमानी बेख्तियार चौंक पड़ा।
क्या मतलब? कैसे? नुमानी ने हैरान होकर पूछा। उसका ख्याल था कि इतने बड़े गुंडे से हम बराह रास्त तो बात करेंगे नहीं, और ये गुंडे इस किस्म की बातें खुलकर भी नहीं करते, इसलिए 1 लाख रुपया भी वो कमा लेगा और हम भी मुतमईन हो जाएंगे। खावर ने कहा। नहीं, उसने जो कुछ बताया है वो उसकी हद तक दुरुस्त है। अलबत्ता ये बात दूसरी है कि उस सैफ खान के आदमी ने कोई गलत बयानी की हो। मैं सच बोलने वाले का लहजा पहचान लेता हूँ, नुमानी ने कहा, और खावर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तो फिर तस्दीक कर ली जाए इस बात की, खावर ने कहा। नहीं, इस तरह बराह रास्त होटल में जाकर उससे पूछगुछ करने का कोई फायदा नहीं। हमें उसकी रिहाइशगाह का पता चलाना होगा और फिर वहां से उसे अगवा करके हेडक्वार्टर ले जाना होगा। ऐसे आदमी आसानी से जुबान नहीं खुला करते, नुमानी ने कहा। लेकिन रिहाइशगाह का पता तो उसके किसी आदमी से ही मालूम हो सकता है, खावर ने कहा। मेरा ख्याल है कि उसके होटल फोन किया जाए, अगर वो मौजूद ना होगा तो उसकी रिहाइशगाह का पता पूछ लिया जाएगा, नुमानी ने कहा। ठीक है, खावर ने कहा, और फिर थोड़ी देर बाद नुमानी ने गाड़ी एक पब्लिक फोन बूथ के सामने रोक दी। तुम बैठो, मैं मालूम करके आता हूँ, खावर ने नीचे उतरते हुए कहा, और नुमानी ने इस बात में सर हिला दिया। खावर ने फोन बूथ में जाकर रिसीवर उठाया और फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी को कॉल करने के लिए सिक्के डालने की जरूरत न पड़ती थी, इसलिए खावर ने सिक्के न डाले थे। यस, इंक्वायरी। राब्ता कायम होते ही इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। राजा बाजार में ग्रैंड होटल है, उसका नंबर दे दे, खावर ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो खावर ने क्रीडल दबाया और फिर सिक्के डालकर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के नंबर प्रेस कर दिए। ग्रैंड होटल, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं काफिरिस्तान के होटल अलेक्जेंडर से बोल रहा हूँ, रफीक खान, सैफ खान से बात कराओ, खावर ने बड़े भारी से लहजे में कहा। ओ सर, चीफ तो खुद काफिरिस्तान गए हुए हैं, वो आज सुबह ही गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। काफिरिस्तान में किस जगह उनसे मुलाकात हो सकती है, खावर ने पूछा। जी वही ग्रैंड होटल में, वो भी उनका ही होटल है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ हाँ, ठीक है, शुक्रिया, खावर ने कहा, और फिर रिसीवर हुक से लटकाकर वो फोन बूथ से बाहर आ गया। क्या मालूम हुआ है, नुमानी ने उसके कार में बैठते ही पूछा। वो काफिरिस्तान गया हुआ है, खावर ने कहा, और फिर तफसील बता दी। उससे पूछ तो लेना था कि उसकी वापसी कब है, नुमानी ने कहा। मैंने इसे खुद ही कहा था कि मैं काफिरिस्तान से बोल रहा हूँ, इसलिए अब उसकी वापसी का कैसे पूछ सकता था, खावर ने कहा। तो नुमानी बेख्तियार हंस पड़ा। बहरहाल कल ही मालूम कर लेंगे, नुमानी ने कहा, और कार आगे बढ़ा दी। जॉर्ज जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में मौजूद औरत उठकर खड़ी हो गई। बड़े दिनों बाद याद आई है तुम्हें मेरी, औरत ने बड़े मसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इन दिनों कुछ चक्कर ही ऐसा चल गया था कि मैं ज़हनी तौर पर उलझ गया था, जॉर्ज ने कहा, और कुर्सी पर बैठ गया। ओ, क्या कोई खास बात हो गई है, औरत ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, कुछ खतरनाक लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए मुझे एक खुफिया पॉइंट पर रहना पड़ा। अब जाकर उनमें से एक का खात्मा हुआ है, तो मैं वहाँ से बाहर आया हूँ। लेकिन होटल जाते हुए अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ ताकि कुछ रिलैक्स हो सकूं, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा किया है, मैं भी यहाँ अकेले रह रहकर बेहद बोर हो चुकी हूँ, तुम्हारी आमद से मुझे भी रिलैक्स होने में मदद मिलेगी, औरत ने कहा। तो जॉर्ज बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी ऐसी बातें तो मुझे पसंद है ग्रेसी, बहरहाल तहखाने से पुरानी शराब ले आओ, आज वही पीते हैं, जॉर्ज ने कहा। तो औरत जिसका नाम ग्रेसी था मुस्कुराते हुए उठी और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई। जॉर्ज ने अपनी दोनों टांगे फैला दी। थोड़ी देर बाद ग्रेसी वापस आई तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल और 2 गिलास मौजूद थे, और फिर उन दोनों ने शराब पीना शुरू कर दी। वो शराब पीने के साथ साथ इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। तो जॉर्ज बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो यहाँ आने से पहले स्टार होटल में अपने खास आदमी मार्टिन को फोन पर बता चुका था कि वो बड़े अड्डे पर जा रहा है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ फोन कर ले। लेकिन ये रूटीन की बात थी, इस अड्डे के बारे में उसके खास आदमियों को ही इल्म था और मार्टिन उनमें से एक था। लेकिन मार्टिन ने कभी फोन न किया था क्योंकि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी भी सामने न आई थी कि वो फोन करता। यही वजह थी कि फोन की घंटी सुनकर जॉर्ज के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि यहाँ सिवाय मार्टिन के और कोई फोन न कर सकता था। और मार्टिन के फोन का मतलब था कि कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है जिसे मार्टिन भी डील नहीं कर सकता। इसलिए जॉर्ज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉर्ज बोल रहा हूँ, जॉर्ज ने तेज लहजे में कहा। मार्टिन बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से मार्टिन की आवाज सुनाई दी। यस, क्या बात है, क्यों कॉल की है, जॉर्ज ने कहा। वॉकर आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने उन्हें बताया है कि आप किसी जरूरी काम में मसरूफ है, तो उसने कहा कि मैं आपको बता दूं कि हशमत के अड्डे पर उसका सारा ग्रुप हलाक कर दिया गया है और हशमत को अगवा कर लिया गया है, मार्टिन ने कहा। तो जॉर्ज बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, जॉर्ज ने चीखते हुए कहा। मैंने आपको कॉल करने से पहले इस बात को कंफर्म किया है बॉस, वाकई वहाँ पूरा ग्रुप और मुसल्लह अफराद
सब गोलियों से छलनी पड़े हुए हैं, मगर हशमत के साथ साथ उसके एक आदमी फल्की की लाश मौजूद नहीं है। मार्टिन ने कहा, वेरी सैड, इसका मतलब है कि मामला ज्यादा गड़बड़ है, वेरी बैड। ठीक है, मैं खुद वॉकर से बात करता हूँ, जॉर्ज ने कहा और क्रिडल दबाकर उसने हाथ हटाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, वॉकर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद वॉकर की आवाज सुनाई दी। जॉर्ज बोल रहा हूँ वॉकर, अभी मार्टिन ने मुझे हैरत अंगेज इत्तला दी है। जॉर्ज ने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ है, मुझे यकीन है कि तुम्हें फोन करने से पहले मार्टिन ने अपने तौर पर भी इस बात को कंफर्म किया होगा। वॉकर ने कहा, हाँ, लेकिन ये किन लोगों का काम है? टाइगर तो हलाक हो चुका है, क्या ये उस इमरान का काम हो सकता है? लेकिन इमरान इतना बड़ा इकदाम कैसे कर सकता है? हशमत और उसका ग्रुप तो पूरे दारुल हुकूमत में इंतहाई खतरनाक समझा जाता था। ये कैसे हो सकता है कि एक आम सा आदमी इस तरह उनके अड्डे में घुसकर सबको हलाक कर दे और उन्हें अगवा करके ले जाए? जॉर्ज ने कहा, तुम्हें किसने कहा है कि इमरान आम सा आदमी है? वॉकर ने जवाब दिया तो जॉर्ज बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? तुमने खुद ही तो बताया था कि वो किंग रोड के फ्लैट में रहता है और फ्लैट पर रहने वाला आदमी भला खास आदमी कैसे हो सकता है? जॉर्ज ने कहा, इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक एजेंट समझा जाता है, लेकिन ये बात तय है कि ये कार्रवाई इमरान की नहीं हो सकती। वॉकर ने कहा, क्यों? जबकि तुम कह रहे हो कि वो एजेंट टाइप की कोई चीज है। जॉर्ज ने कहा, हाँ, वो ऐसे छोटे मामलात में मुलविस नहीं होता, वो बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने वाला आदमी है। और जब मुझे हशमत और उसके ग्रुप के बारे में इत्तला मिली तो मैं भी बेहद हैरान हुआ था और फिर मैंने अपने खास आदमियों को इस बारे में मालूमात हासिल करने का हुक्म दिया। और अभी तुम्हारी कॉल आने से थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली है कि ये काम 2 आदमियों का है। उनमें से एक आदमी का नाम नोमानी है और वो राफ्टर प्लाजा के एक फ्लैट में रहता है, बज़ाहिर कोई कारोबारी आदमी है। वॉकर ने कहा, इतनी जल्दी हतमी तौर पर कैसे मालूम हो गया? जॉर्ज ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, वो दोनों जिस कार में आए थे उसका नंबर मिल गया है। आखिरी बार यही कार हशमत के उस अड्डे में जाती हुई देखी गई है और फिर उस कार के बारे में जब मालूमात हासिल की तो मालूम हो गया कि ये कार अक्सर राफ्टर प्लाजा की पार्किंग में खड़ी देखी जाती है। फिर वहां से मालूमात मिली है कि ये कार एक कारोबारी आदमी नोमानी की है और वो यहाँ के फ्लैट में रहता है, लेकिन उसे वहाँ आए हुए सिर्फ 4 माह हुए हैं। वॉकर ने तफसील बताते हुए कहा, ओ वेरी गुड, फिर तो उससे मालूमात हासिल की जा सकती है। ओके, शुक्रिया, जॉर्ज ने कहा और क्रेडल दबाकर उसने एक बार फिर टोन आने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मार्टिन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही मार्टिन की आवाज सुनाई दी। जो नंबर प्रेस किया गया था वो मार्टिन का मखसूस नंबर था। जॉर्ज बोल रहा हूँ मार्टिन, जॉर्ज ने कहा। यस बॉस। मार्टिन का लहजा यकलक मौदबाना हो गया। हशमत और उसके ग्रुप को 2 आदमियों ने हलाक और अगवा किया है। उनमें से एक का पता चल गया है, उसका नाम नोमानी है और राफ्टर प्लाजा के किसी फ्लैट में रहता है। तुम माथी और उसके आदमियों को वहाँ भेजो और उस नोमानी को अगवा करके जरा एक फार्म पर पहुंचा दो। मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ, मैं उससे खुद सब कुछ मालूम करना चाहता हूँ। जॉर्ज ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, सारा काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। जॉर्ज ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, तुम तो जा रहे हो? ग्रेसी ने कहा। हाँ ग्रेसी, इंतहाई सीरियस मसला है, मैं फारिग होकर फिर आऊंगा। जॉर्ज ने कहा और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में पंखे चल रहे थे क्योंकि हशमत और उसके ग्रुप की हलाकत उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। हशमत और उसके ग्रुप की वजह से जेर जमीन दुनिया में उसका रौब व दबदबा मौजूद था, इसलिए वो हशमत और उसके ग्रुप के कातिलों से इबरतनाक इंतकाम लेने का फैसला कर चुका था। इमरान ने कार करम रोड पर वाक़ सुर्ख रंग की इमारत के सामने सड़क की दूसरी तरफ रोक दी। वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, जबकि साइड सीट पर सिद्दीकी बैठा हुआ था। हशमत ने जॉर्ज के इस खुफिया अड्डे की निशानदेही की थी, इसलिए इमरान सीधा यहाँ आया था। लेकिन ये क्या जरूरी है इमरान साहब कि जॉर्ज यहाँ वाकई मौजूद हो? सिद्दीकी ने कहा। जरूरी तो नहीं है, लेकिन चेक तो किया जा सकता है। इमरान ने कहा। किस तरह? अगर यहाँ का फोन नंबर मालूम होता तो मामला आसान हो जाता। सिद्दीकी ने कहा, मेरा ख्याल है कि उगबी तरफ से अंदर जाकर चेकिंग की जाए। इमरान ने कहा, लेकिन वो हशमत तो बता रहा था कि यहाँ साइंसी आलात भी मौजूद हैं। सिद्दीकी ने कहा, ये आम से मुजरिम है, इन्होंने बैनुल अक़वामी सतह के इंतजाम तो न किए होंगे, कोई अलार्म टाइप की चीज लगा रखी होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सिद्दीकी भी बेख्तियार हंस पड़ा। लेकिन अभी इमरान ने कार के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उस सुर्ख रंग की कोठी का पाटा खुलता दिखाई दिया तो इमरान रुक गया। कोठी का पाटा खुला और उसमें से सुर्ख रंग की एक कार निकली और फिर मुड़कर तेजी से दाएं तरफ को बढ़ गई। ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक आदमी मौजूद था और कोई आदमी मौजूद न था। मेरा ख्याल है कि यही जॉर्ज है। इमरान ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, क्या आपको उसका हुलिया मालूम है? सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा।
नहीं, लेकिन उसका अंदाज बता रहा है कि उसका ताल्लुक ज़ेर ज़मीन दुनिया से है और फिर ये अड्डा भी उसी का है, इसलिए यहाँ से कार में वही आ जा सकता है, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने कार मोड़कर उस तरफ बढ़ा दी जिस तरफ सुर्ख रंग की कार गई थी और फिर इमरान ने उस सुर्ख रंग की कार का ताक़ुब शुरू कर दिया। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद शहर से बाहर जाने वाली एक सड़क पर मुड़ी तो इमरान चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्या ये शहर से बाहर जा रहा है? इमरान ने कहा। लगता तो यही है, सिद्दीकी ने कहा। फिर तो इसे रास्ते में ही रोकना होगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने कार की रफ्तार यकलत बढ़ा दी। लेकिन इससे पहले कि वो सुर्ख रंग की कार के करीब पहुंचता, सुर्ख कार ने दाएं तरफ मुड़ने का कौशन देना शुरू कर दिया और इमरान ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। सुर्ख कार दाएं तरफ मुड़ी और फिर साइड रोड पर दौड़ती हुई आगे बढ़ गई। इमरान ने कार मोड़ने की बजाय आगे बढ़ा दी। इसे ताकुब का शक तो नहीं पड़ गया? सिद्दीकी ने कहा। नहीं, उस तरफ काफी फासले पर एक ज़रूरी फार्म है, मेरा ख्याल है कि ये वहीं गया है। चूंकि कच्ची सड़क है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काफी आगे निकल जाए, फिर उसके पीछे जाएंगे, इमरान ने कहा और फिर उसने कार आगे ले जाकर मोड़ी और वापस उसी जैली सड़क की तरफ आने लगा। फिर वो उस साइड रोड पर मुड़ गया। दूर से गर्द उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही थी और इमरान कार आगे बढ़ाने लगा। फिर उसने जानबूझकर कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी थी और फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार उस पुराने ज़रूरी फार्म तक पहुंच गई। ज़रूरी फार्म का फाटक खुला हुआ था और सुर्ख रंग की कार सामने खड़ी नजर आ रही थी। इमरान साइड से होता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर उसने कार ज़रूरी फार्म के उगबी साइड पर ले जाकर रोक दी। आओ, इमरान ने कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। सिद्दीकी भी दूसरी तरफ से नीचे उतर आया और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते फार्म के फाटक की तरफ आ गए। फाटक उसी तरह खुला हुआ था और कार भी मौजूद थी। उन दोनों के हाथों में मशीन पिस्टल मौजूद थे। आओ, मेरा ख्याल है कि फार्म में इसके अलावा और कोई आदमी नहीं है, इमरान ने कहा और फिर वो फाटक में दाखिल होकर सामने से हटकर साइड से होता हुआ तेजी से आगे बढ़ता चला गया। सिद्दीकी उसके पीछे था। कार के करीब जाकर वो दोनों चंद लम्हों के लिए रुक गए और फिर वो कार की साइड से होकर जब फार्म के बरामदे में पहुंचे तो उन्हें अंदर से किसी के बातें करने की आवाजें सुनाई थी। ओ, यहाँ फोन भी मौजूद है, हैरत है, इमरान ने आहिस्ता से कहा क्योंकि बातें करने के अंदाज से ही वो समझ गया था कि बातचीत फोन पर हो रही है। राहदारी से दबे पांव गुजरते हुए वो उस कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गए जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। जल्दी भेजो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तेज और तहकुमाना लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रिसीवर क्रेडल पर रखे जाने की आवाज सुनाई दी। तो इमरान ने सर आगे करके खुले दरवाजे से अंदर झांका तो कार में सवार होकर आने वाला वही आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी दरवाजे की तरफ साइड थी। कमरा बड़े अच्छे अंदाज में सजा हुआ था और लगता ही ना था कि ये इस पुराने ज़रूरी फार्म का कमरा हो सकता है। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने शायद आहट सुनकर गर्दन मोड़ी और दूसरे लम्हे वो इस बुरी तरह बौखलाए हुए अंदाज में उठा कि जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ था वो पीछे गिर गई। तो तुम कौन हो? ये यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने इंतहा हैरत भरे लहजे में कहा। शायद ये बात उसके तस्वुर में ही न थी कि यहाँ भी कोई इस तरह आ सकता है। हम भूत हैं मिस्टर जॉर्ज, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो आदमी एक बार फिर बेख्तियार उछल पड़ा। तुम मेरा नाम जानते हो? ओ, कहीं तुम अली इमरान तो नहीं हो? उस आदमी ने चौंक कर ऐसे लहजे में कहा जैसे अब उसने गौर से इमरान को देखा हो। चलो हिसाब बराबर हो गया, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ और तुम मेरा नाम जानते हो। बहरहाल कुर्सी पर बैठ जाओ, लेकिन ख्याल रखना कि अगर कोई गलत हरकत की तो मेरे हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल गोलियां उगल देगा। और मेरा निशाना बचपन से ही बड़ा शानदार रहा है कि मैं गुलेल से तोते के जिस्म को निशाना बनाया करता था, लेकिन पत्थर उसकी टांग पर जा लगता था। इसलिए मैंने अपने निशाने में तरमीम कर ली थी कि मैं तोते की चोंच का निशाना ले लिया करता था और पत्थर उसके दिल पर जा लगता था। और इस वक्त भी मैंने तुम्हारे सर का निशाना लिया हुआ है। इमरान की जुबान न जाने कब से रुकी हुई थी, रवा हो गई। तुम अजीब आदमी हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? जॉर्ज ने एक दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो इमरान सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सिद्दीकी, मैं मिस्टर जॉर्ज से इत्मीनान भरे माहौल में बातचीत करना चाहता हूँ। एक तो इसका बंदोबस्त करो और दूसरा बाहर का भी ख्याल रखो, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज ने फोन पर किसी को यहाँ बुलवाया है। इमरान ने गर्दन मोड़े बगैर पीछे खड़े हुए सिद्दीकी से कहा तो सिद्दीकी बगैर कुछ कहे खामोशी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। मिस्टर जॉर्ज, तुमने पेशावर कातिल मेरे पीछे लगाए थे, इसलिए मैंने सोचा कि बजाय आम पेशावर कातिलों से मुलाकात करने के क्यों ना उनके सरगना से ही मुलाकात कर ली जाए, ताकि ये तो मालूम हो सके कि तुम्हें ये टास्क किसने दिया है। इमरान ने कहा, मेरा किसी पेशावर कातिल से कोई ताल्लुक नहीं है और दूसरी बात ये कि ये ज़रूरी फार्म मेरी मिल्कियत है, इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ। जॉर्ज ने इस बार खुश्क लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हमने यहाँ इस ज़रूरी फार्म में सारी उम्र नहीं रहना,
इसलिए वापस तो बहरहाल हम चले जाएंगे, लेकिन तुमसे ये पूछकर कि तुम जो लड़कियां उड़िया और काली फिल्मों के लिए अगवा कराते हो, उन्हें आगे किसके हाथ बेचा जाता है? इमरान ने इस बार इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, लड़कियां, फिल्में, ये क्या कह रहे हो? मेरा तो होटल बिजनेस है, मेरा लड़कियों और उड़िया फिल्मों से क्या ताल्लुक? जॉर्ज ने कहा। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता जेब की तरफ रेंग रहा था। अपना हाथ जेब से अलहदा रखो जॉर्ज, वरना जितने सांस की तुम्हें मोहलत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। इमरान का लहजा यकलक सर्द हो गया तो जॉर्ज ने एक झटके से हाथ अलहदा कर दिया और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ और उसके साथ ही सटक की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने बेख्तियार सांस रोक लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि सिद्दीकी ने बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल फायर किया होगा, क्योंकि ये मखसूस आवाज उसी पिस्टल की थी। इमरान ने खुद ही उसे कोर्ट में ये काम करने के लिए कहा था। सटक की आवाज के साथ ही जॉर्ज के कदमों में फर्श पर एक कैप्सूल गिरकर फटा और जॉर्ज जो हैरत से चौंक पड़ा था, उसका जिस्म बेख्तियार कुर्सी पर ही ढलकता चला गया। इमरान उठा और फिर उसी तरह सांस रोके वो तेजी से बाहर की तरफ मुड़ गया। सिद्दीकी भी उसके पीछे था। बाहर खुली जगह पर आकर उन्होंने सांस लेने शुरू कर दिए। इमरान साहब, इसे यहाँ से उठाकर ले जाया जाए, फिर इत्मीनान से उससे पूछगुछ हो सकेगी, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, इसका उस कोठी से निकलकर इस पुराने ज़रीफ फॉर्म में इस अंदाज में आना और फिर यहाँ किसी के बुलवाने से जाहिर होता है कि इसके पीछे कोई खास मकसद है और मैं ये मकसद मालूम करना चाहता हूँ। बहरहाल अब इसे जल्दी होश न आ सकेगा, इसलिए अब हम दोनों को यहाँ इस अंदाज में छुपना है कि आने वालों को कवर किया जा सके, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। चूंकि उनकी कार ज़रीफ फॉर्म की उगवी तरफ थी, इसलिए उन्हें ये फिक्र न थी कि आने वाले उनकी कार को देखकर चौंक पड़ेंगे, इसलिए वो इधर उधर मखसूस ऑटो में होकर इस अंदाज में खड़े हो गए कि आने वालों को आसानी से कवर किया जा सके। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दूर से धूल उड़ती हुई नजर आने लगी तो वो दोनों चौंक पड़े। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी कार तेजी से दौड़ती हुई फार्म की तरफ आती दिखाई दी। कार में 3 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 2 फ्रंट सीट पर और एक उगली सीट पर मौजूद था।